नहीं मेरा इसको पहले इसके पहले हम लोगों ने देखा था 11th क्लास में जो गति के समीकरण थे, गति के तीनों समीकरण थे ना, और वो किसके लिए हमने किया था, तो एक समान त्वरण के लिए हमने वो तीनों समीकरण को सिद्ध किया था। और वो तीनों समीकरण हमारे पास क्या थे, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है ना, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमने प्रूव किया था और एक जनरल मेथड थी, उससे हमने इनको प्रूव करके देखा था। आज इन्हीं को हम प्रूव करेंगे किस विधि से, तो हम समाकलन विधि से। क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि समाकलन विधि से सिद्ध कीजिए गति के तीनों समीकरण को, समाकलन विधि से सिद्ध कीजिए गति, ठीक है। तो उसको हम समाकलन विधि से किस तरह से सिद्ध करेंगे वो हम यहाँ पर आज देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको समाकलन विधि से सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं, वही हम क्या करेंगे, माना t बराबर 0 समय पर, क्योंकि हमारे पास मैंने आपको बोला था क्या कि जब हम यहाँ से कोई पार्टिकल मतलब या कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में है या गति कर रही है और हम उसको जब ये इस A पॉइंट से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, मतलब A से हम देखना चालू करते हैं, तो हमारे लिए ये क्या हुआ, इनिशियल प्रारंभिक, है ना। तो यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि इसका वेग कितना था, 0। चूंकि हमने एक स्टॉप वॉच लिया है, जैसे ही वो वस्तु A पर पहुंचती है हमने स्टॉप वॉच को चालू कर दिया, तो यहाँ पर हमारे लिए टाइम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और जैसे ही वो B पर पहुंचती है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वेग होगा, क्योंकि वेग हम ये जो पढ़ते हैं, ये जो गति के समीकरण पढ़ते हैं वो किसके लिए होते हैं, तो एक समान त्वरित गति के लिए। किसके लिए ये समीकरण है, तो एक समान त्वरित गति के लिए ये तीनों समीकरण है, त्वरित गति के लिए ही ये तीनों समीकरण है। एक समान त्वरित गति के लिए है, इसका मतलब प्रति सेकंड इनका वेग कुछ ना कुछ A से B तक जाने पर क्या होगा, बढ़ रहा होगा, एक समान रूप से बढ़ रहा होगा। तो ऑब्वियसली A से B पॉइंट तक जाते तक उसका वेग, अब चूंकि B पॉइंट पर हमने क्या किया, अपना ऑब्जर्वेशन बंद कर दिया, ऑब्जर्वेशन बंद कर दिया मतलब वहां पर हमने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दिया है। तो यहाँ पर जो वेग हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, हम वेग को कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा v, ठीक है। मतलब हमारा कौन सा वेग उसे कहलाएगा, वो b पॉइंट पर उस वस्तु का वेग क्या कहलाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जाने पर मान लीजिए इसका विस्थापन कितना है, s है, और यहाँ से यहाँ तक जाने पर समय उसको कितना लगता है, तो हमने बोला t समय लगता है। कितना समय लगता है, कहां से कहां तक, तो A से B तक जाने तक। तो यहां से जब वो इधर कहीं से आ रहा होगा तो हम ये इस पॉइंट से हमने चालू किया, तो हमारे लिए ये कौन सा कहलाएगा, प्रारंभिक समय, और ये प्रारंभिक वेग होगा। उस वस्तु का जो वेग होगा वो क्या होगा, प्रारंभिक वेग। जहां जिस टाइम से हमने क्या किया, उसको स्टार्ट किया कैलकुलेट करना, वो हमारे लिए हम उसको क्या लेकर चलेंगे, t बराबर 0 हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम यहाँ 8 बजे से या 8:30 हो सकता है, ये 8:30 हो सकता है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और हमने ये देखा कि ये 9 बजे B में पहुंच जाता है, तो हमारे लिए ये अंतिम समय हो गया, ये प्रारंभिक समय। हम इसको चाहें तो 0 से कितना ले सकते हैं, तो कितना मिनट लगा, 0 से 30 मिनट लगा, है ना। तो हम t बराबर क्या ले लें, 0 से t बराबर कितना, 30 मिनट तक ले सकते हैं। तो मर्जी अपनी है, या आप कैलकुलेट करें, यदि इसको टाइम t1 बोल दें, इसको आप क्या टाइम बोल सकते हैं, t2 बोल सकते हैं। तो हमारे लिए प्रारंभिक है, तो मैं उसको इजी कर ले रहा हूँ, मैं मानकर चल रहा हूँ कि हम जहां से उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, प्रेक्षण कर रहे हैं, उसको हम क्या मानकर चलते हैं, 0 मानकर चलते हैं। तो t1 t2 वाला टेंशन खत्म हो जाएगा। यहाँ से जितना समय लगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारी घड़ी के हिसाब से। यदि हमने 8:30 पर हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे 9:30 तक वो यहाँ पहुंच गया, इसका मतलब हमारे हिसाब से वो 30 मिनट लगाया। कितना मिनट लगा उसको यहाँ से यहाँ तक चलने में, 30 मिनट लगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर t बराबर 0 से यहाँ t बराबर हम 30 मिनट रख सकते हैं, ठीक है। तो वो हम स्टार्ट करेंगे, हमारा जो पॉइंट होगा, तो यहाँ से वस्तु गतिशील है, ठीक है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि माना t समय, t बराबर 0 समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग
प्रारंभिक वेग कितना है, हम ये मानकर चलते हैं u, है ना। और t बराबर कितने समय पर, t समय पर, है ना, समय पर वस्तु का अंतिम वेग बोल देते हैं अपन, क्योंकि हम यहाँ a से कहाँ पहुंच गए, b। हमको यहाँ से यहाँ पहुंचने में ही हमको वेग में जो परिवर्तन आ रहा है वो हमको देखना है। तो ये हमारे लिए अंतिम वेग हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अंतिम वेग कितना हो जाता है, तो अंतिम वेग v हो जाता है। अतः हमको क्या मालूम है, त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण हम जानते हैं क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये होता है ना। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt लिख सकते हैं, ये त्वरण बराबर, ठीक है। इसको यदि अपन क्या करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा dt, और ये क्या हो जाएगा आपका dv, ठीक है। अब हमको क्या करना है, चूंकि प्रति सेकंड इसका वेग क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, कि कब तक परिवर्तित हो रहा है, देखो समय कब से कब तक बदल रहा है, तो समय बदल रहा है t बराबर 0 से कहां तक गया, t समय तक, 0 से t समय तक, ठीक है। समय में परिवर्तन 0 से t हुआ, वेग में परिवर्तन u से कहां हो रहा है, v हो रहा है। मतलब यहां से a से b तक जाने में जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको समाकलित कर देते हैं। क्या लिख देते हैं, समाकलन कर दें। क्या कर दें, समाकलन करने पर क्या किसके सापेक्ष करते हैं अपन, तो हम यहाँ पे जो यहाँ पर दिया हुआ है उसी के सापेक्ष करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt। अब समाकलन कहाँ से, तो 0 से, देखो कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से t तक, तो ये हमारे पास लिमिटेशन आ गई उसकी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर समाकलन कहाँ से होगा, तो प्रारंभिक वेग क्या है u, अंतिम वेग क्या है v, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखो अब समाकलन यदि हम करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, देखिए यदि अपन समाकलन करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, देखो बेटा ये हमारा a कैसा है, कांस्टेंट, क्योंकि a तो एक समान है, अभी लिखा है एक समान त्वरित गति, है ना। a तो हमारा कांस्टेंट, और कांस्टेंट राशि हमेशा बाहर आ जाती है, तो हमारे पास इसका समाकलन क्या होगा, तो हम बोलेंगे t, और ये क्या है 0 से t तक, ठीक है। याद रखिएगा इसको, एक तरीका होता है यहाँ पर हम वो देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा v, और ये क्या हो जाएगा u से v, ठीक है। अब यदि हम आगे देखते हैं तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास हो जाएगा अपर लिमिट हमारा क्या है, तो हम बोलेंगे t, लोअर लिमिट तो माइनस, लोअर लिमिट क्या है 0, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे अपर लिमिट क्या है हमारा v, हमने इसको लिख दिया v, माइनस लोअर लिमिट क्या है u, तो ये हमारे पास u हो जाएगा। तो फाइनली इसको हम यदि लिखना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो a से t का मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया at, और यहाँ पर ये 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस u को इधर पक्षांतर कर दो आप तो क्या हो जाएगा आपका u इधर आएगा तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, u प्लस at इज इक्वल टू क्या मिल गया v। तो ये हमारा क्या मिल गया, पहला समीकरण मिल गया, u प्लस at मिल गया कि नहीं मिल गया। ये एक समाकलन विधि से अपन ने बना दिया। क्या किया हमने, इसको समाकलित कर दिया, बस कुछ नहीं। हमको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय अंतराल लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो उसके वेग में परिवर्तन आ रहा है उसको हमने क्या कर दिया, लिमिट में डाल दिया, ठीक है। और उससे हमने क्या कर दिया, इसको समाकलन विधि से ये हमारा पहला समीकरण निकल गया। इसी तरह से हम चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, दूसरा समीकरण निकालना चाहते हैं, ये वाला समीकरण निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए दूसरे समीकरण के लिए भी हमको क्या करना है, बस प्रोसेस वही है, ठीक है, प्रोसेस वही है, चीजें वही है। हमारा पहला समीकरण क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना, समाकलन विधि से। अब हम दूसरे स्थिति में या दूसरे इसमें हम करना चाहेंगे तो क्या होगा, हमको क्या करना है, यहां पर एक चीज और लिख दीजिए, t समय पश्चात थोड़ा सा और एक लिख देते हैं,
है ना, वस्तु का विस्थापन कितना हो जाता है, वस्तु का विस्थापन कितना हो जाता है, s हो जाता है। तो प्रारंभिक विस्थापन कितना होगा उसका, तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक विस्थापन कितना है, s बराबर 0। यहाँ पहुंचने पर विस्थापन क्या हो गया, s हो गया, ठीक है ना, s दूरी तक विस्थापित हो गया, वो कहाँ तक, a से b तक, ठीक है। तो हमको मालूम है वेग बराबर क्या होता है, फिर से हम यहाँ क्या लेकर चलेंगे, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ds अपॉन dt, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो ये वेग हो गया, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ds अपॉन dt लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, जो परिभाषा है वेग की वही हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है ना। अब चूंकि देखो एक थोड़ा सा हिंट भी क्या है भाई, हमको चाहिए क्या, सेकेंड वाला इक्वेशन चाहिए, तो सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या है, s है ना, सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या है, s है। तो हम क्या लेकर, हमको क्या चाहिए इक्वेशन, मतलब कोई भी ऐसा हमको लेकर चलना है जिसमें s आ जाए, तो s किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो, तो v इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ds, ठीक है। अब इसको हम समाकलित कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा समाकलन करने पर, अब फिर से वही बात, जहां पर t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है वहां पर हम टाइम का लिमिटेशन डालेंगे, जहां पर s के सापेक्ष समाकलन हो रहा है वहां पर s का लिमिटेशन डालेंगे। तो फिर से वही t बराबर 0 पर s क्या हो जाएगा, t बराबर 0 पर s क्या होगा, 0 होगा, है ना। और तथा ऐसा लिख देते हैं, तथा t बराबर t पर s क्या है, मतलब विस्थापन s हो जा रहा है, 0 पर विस्थापन कितना, 0 है ना। इस तरह से यदि हम यहाँ पर इसको, तो अब v का मान हमको मालूम है, गति के पहले समीकरण से v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है कि नहीं होता। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको क्या रख देते हैं, तो हमने v की जगह क्या रख दिया, u प्लस at रख दिया, और ये हमारे पास dt हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये ds। अब इसका समाकलन कर दें, तो देखिए क्या हो जाएगा, समाकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका समाकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमने किया, dt का मल्टीप्लिकेशन u के साथ यहाँ पे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, u dt प्लस ये क्या हो जाएगा आपका a t dt, ये इसका समाकलन हो जाएगा। और इसमें जो लिमिटेशन आएगी किसकी आएगी, टाइम की, देखो ये 0 समय से t समय तक, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 0 से t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो जब टाइम 0 मतलब प्रारंभिक समय था तब विस्थापन कितना था, 0, है ना। और जब समय t पर पहुंचा, मतलब t समय पश्चात उसका विस्थापन कितना हो जाता है, s, तो मैंने उसको लिख दिया s, ये हो जाएगा ds, क्लियर है। तो फिर से वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, u कैसा है, कांस्टेंट, तो यहाँ पर u बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t, है ना। और इसका लिमिट आ जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से t माइनस, यहाँ पर a भी कांस्टेंट, यहाँ प्लस a कांस्टेंट है, तो a को हमने रख दिया। अब देखिए यहाँ पर इसका समाकलन क्या होगा, t इंटू डी टी, तो इसका समाकलन क्या होता है, तो हमने इसका समाकलन पढ़ा हुआ है, कौन सा, यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा, कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, तो फॉर्मूला आपका आ जाता है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, x टू द पावर n, और ये अपने पास dx है, तो क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होता है। तो हमारे पास x की पावर n, मतलब यहाँ पर देखो ये t दिया हुआ है, t की पावर कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, देखो ये n प्लस 1 है ना, तो ये n की जगह क्या है, यहाँ पर 1 है, बस समझ में आ रही ना, तो ये 1 प्लस 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपन करेंगे, अच्छा ये इसमें भी अपने पास क्या रखेंगे अपन भाई, 0 से t इज इक्वल्स टू, अपने पास क्या आ जाएगा इसका, तो मैंने आपको बताया था जब भी यहाँ 1 होगा तो जिसके सापेक्ष हम समाकलन करते हैं वो वैल्यू आ जाती है। और वो ऐसा क्यों कहा था मैंने, तो आपको मैं बता दूं, देखिए जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, dx लिखा, तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर जब कोई क्या है, इसके पास कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या अपन मान के चलते हैं 1, और 1 को हम कैसा लिख सकते हैं बताओ, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0, और ये dx लिख सकता हूँ,
ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दे रहा हूं यहाँ पे, कौन सा, ये वाला समाकलन वाला। तो देखो क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 और नीचे पे आ जाएगा 0 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 कितना होगा, मतलब 0 प्लस 1 कितना, x की पावर 1, 0 धन 1 क्या होगा 1 और अपॉन 1। तो x की घात 1 है, मतलब क्या x ही तो हुआ। इसका मतलब क्या होगा, इसका समाकलन 1 का समाकलन क्या होगा, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो संख्या वो वैल्यू आ गई। बात समझ में आ रही। तो वही चीज यहाँ पर भी, देखिए यहाँ 1 है तो ये s आ जाएगा और इसका लिमिटेशन क्या हो गया अपने पास 0 टू s। चलो पुट कर दो भाई। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। देखिए ये u, ये क्या हो जाएगा आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। और फिर प्लस a, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये t स्क्वायर है ना अपॉन 2 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से बेटा 0 अपर लिमिट माइनस तो 0 और ये अपन t रखते हैं, इसमें लिमिट नहीं रखा अभी मैंने। और यहाँ पर लिमिट रख देते हैं s माइनस 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर u से t का गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, u से तो ut हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ut प्लस यहाँ पर देखो 0, देखो t रखेंगे तो t रखा ही है पहले से, 0 रखेंगे तो कोई वैल्यू रहेगी क्या उसकी, कोई नहीं रहेगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा a, यहाँ से क्या हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा आपका s। तो हमको देखो यहाँ पर फाइनली इस s को इधर लिख देता हूँ मैं, तो क्या मिल गया s ut प्लस हाफ at, मिल गया कि नहीं मिल गया, यस और नॉट। ये समीकरण कौन सा हुआ, दूसरा समीकरण, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, समाकलन विधि से ये दूसरा समीकरण भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए आप लोग कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसी तरह से देखते हैं तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण हमारा क्या हो जाता है, तो फिर से वही सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। उसमें अपन बकायदा लिखेंगे और उसमें त्वरण को भी अपन बता देंगे कैसे। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि t बराबर 0 समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग इतना है, t समय पर अंतिम वेग इतना है और वस्तु एक समान त्वरित गति a से चल रही है ना। इस तरह से हम ले लेंगे। तो फिर त्वरण बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो त्वरण बराबर क्या होता है, तो हमको मालूम है dv अपॉन dt, यही होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। थोड़ा चेंजेस मतलब मैंने क्या किया, ds अपॉन ds में कितने का मल्टीप्लीकेशन किया, 1 का, ठीक है ना। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे क्या करना है, मुझे ये लाना है, ये लेकर आना है, ठीक है ना। तो हमने ऐसा थोड़ा सा उसमें चेंजेस किए। देखो क्या हो जाएगा जब हम इसको ऐसा करते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, तो हमने इसको क्या लिखा dv अपॉन ds और इसको हम इसके साथ लेकर चलते हैं ds अपॉन dt। एक्चुअली मैं क्या लेके आना चाह रहा हूँ कि वेलोसिटी, मतलब हम इसको लेकर आना चाह रहे हैं v, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको मालूम है क्योंकि जो तात्क्षणिक वेग होता है वो क्या होता है ds अपॉन dt, यही होता है कि नहीं होता भाई। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वेग लिख सकता हूँ v dv अपॉन ds और ये हमारे पास क्या है a। मतलब ये वाला जो इक्वेशन है वो चेंज होकर के इसमें चेंज हो गया, इस इक्वेशन में आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो a ds इज इक्वल्स टू v dv। ये किसके सापेक्ष हम इसको मतलब ये किसके सापेक्ष, अब यहाँ पे लिख देता हूँ समाकलन करें, क्या लिख दूं मैं, समाकलन करने पर। तो आपको बस यहाँ ध्यान रखना है, जब भी हम समाकलन करेंगे तो हम जो भी हमारे पास समाकलन के लिए दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये s, तो यहाँ पर ds s के सापेक्ष हो रहा है, तो इसकी लिमिटेशन डालेंगे। तो s बराबर, देखो t बराबर 0 पर s कितना है, 0 है और ये s है, तो हम लिमिटेशन किसकी डालेंगे, s। तो ये 0 से s, ये क्या हो जाएगा a ds। यहाँ पर लिमिटेशन किसकी, वेलोसिटी की है। वेलोसिटी प्रारंभिक वेग क्या है, v u है और अंतिम वेग क्या है, u है, v है। तो हम इसमें क्या करेंगे, वेलोसिटी का डाल देंगे, क्या हो जाएगा u, तो ये v हो जाएगा और ये v इंटू du, ठीक है। जब हम इसका समझ, देखो यहाँ से कांस्टेंट बाहर रख दिया हमने, बाहर रख दिया। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये s, सॉरी आपका क्या आ जाएगा, हाँ s आ जाएगा 0 से s, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो फिर से वो dv, v के सापेक्ष ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2। जैसे t का अपन आया, अपने पास आया था ना t स्क्वायर आया था,
इसी तरह से ये आ जाएगा, इसमें लिमिटेशन क्या हो जाएगा आपका, तो u से, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर लिमिट रखा अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अपर लिमिट क्या है, v है, तो हमने इसको क्या रख दिया, v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, क्योंकि देखो ये क्या है अपने पास लोअर लिमिट, तो बस जो भी लोअर लिमिट है उसको हम इसकी जगह रखना है, बस हो गया, और कुछ नहीं, ध्यान आपको कहीं नहीं रखना, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, देखो ये हमारे पास, अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, as है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इन दोनों को अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, दोनों का बेस सेम है, आपका जो डिनोमिनेटर है या फिर हम क्या बोलते हैं हर समान है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2as, ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इस पूरे को इधर लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं ना, इसके बराबर 2s, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, u को इधर पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये u इधर जाकर के प्लस हो जाएगा 2a, ये हो गया आपका, ये गति का कौन सा समीकरण हो गया, तीसरा समीकरण, चलिए लिख लीजिए अपेक्षिक वेग। इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है वो तो हो गया अपना, है ना, और इसके बाद हमारा है अपेक्षिक वेग, जो नया टॉपिक है वो है हमारा अपेक्षिक वेग, रिलेटिव मोशन, ठीक है ना, अपेक्षिक वेग या इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो अपेक्षिक वेग होता क्या है, तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें थोड़ा समझिए, थोड़ा सा समझना है तुमको कि हमारे पास ये बस है, ठीक है ना, यहां पर एक और बस है, 2 बस जा रही है इस तरह से, यहां पर एक बस है और ये एक बस है, ये 2 बसें जा रही हैं, ये अब ये मानकर चलिए कि इसकी स्पीड कितनी है, तो हमने बोला 40 किलोमीटर पर आवर की, है ना, और इसकी स्पीड कितनी है, तो मैंने बोला 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और दोनों एक ही सड़क पे जा रहे हैं, एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, ये इधर और ये भी इधर ही जा रही है, दोनों का रास्ता सेम है, रास्ता भी एक ही है, ठीक। अब यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है और यहाँ पर कोई व्यक्ति, ठीक है। तो आप खुद को यदि इमेजिन करते हैं, खुद को आप इमेजिन करिए कि आप यहाँ बैठे हैं और एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, तो ये इस बंदे को, बात समझना, अच्छा पहले तो ये बताओ कि किसकी स्पीड ज्यादा है, इसको मैं ले लेता हूँ A और इसको ले लेता हूँ B, तो बस A और B में किसकी स्पीड ज्यादा है, अब खुद सोच कर देखो, ये आगे है ये पीछे है, ठीक है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, किसकी स्पीड ज्यादा है, हाँ, ए की ज्यादा है कि बी की ज्यादा है, भाई सीधी सी बात है यार, ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है और ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल रहा है, तो कौन ज्यादा चल रहा है, तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, किसकी ज्यादा होगी, ए की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, और इसकी स्पीड कम होगी, तो ये जैसे आगे बढ़ता जाएगा, समय बीतता जाएगा, तो ये क्या होगा, इसके पास जाता जाएगा कि दूर जाता जाएगा, ये इसके पास जाता जाएगा। अब थोड़ा इसको थोड़ा समझना है, और कि मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पर जो बंदा है, यहाँ जो बंदा बैठा है, उसको ये पास आते हुए नजर आएगा कि ये खुद, मतलब इसको क्या समझ में आएगा कि इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी समझ में आएगी, इस गाड़ी की स्पीड कितना समझ में आएगा उसको, दोनों चल रहे हैं, है ना, दोनों चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला इसके पास कितनी स्पीड से जाएगा, मैंने क्या कहा, इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसकी स्पीड 40, दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, तो ये क्या फील करेगा, मतलब ये ऐसा भी, हम बाहर से, हम इधर तीसरे हैं, हमने ये और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं,
ठीक है, तो हमको क्या लगेगा, ये इसके पास कितनी स्पीड से जा रहा है, हाँ 60 की स्पीड से जा रहा है, तो इसकी स्पीड कहां गई फिर? सोच कर देखो भाई, ये ऑलरेडी 60 चल रहा है, ये ऑलरेडी 6, देखो ये ऑलरेडी 40 है, इसका पहले से 40 की स्पीड है, इसकी पहले से 60 की स्पीड है। यहां पर जो बंदा है वो क्या फील करेगा कि ये कितनी स्पीड से चल रहा है या कितनी स्पीड से मेरे पास आ रहा है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली ये कहां जाएगा, समय के बाद कुछ समय पश्चात ये इसको पार कर जाएगा, इसको ओवरटेक कर लेगा कि नहीं कर लेगा? क्यों कर लेगा? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जब ये चल रहा है सामने दिख रहा है, तो ये इसको क्या लगेगा कि ये कहाँ आ रहा है, इसकी मतलब ये इधर आ रहा है, लगेगा कि नहीं लगेगा? किधर आ रहा है? इस तरफ आ रहा है। कितनी स्पीड से आ रहा है लगेगा? हाँ 20 की स्पीड से आ रहा है लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि भाई ऑब्वियसली, क्योंकि 40 से, देखो 40 से तो ये चल रहा है और ये 60 से चल रहा है, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये 40 इससे क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको ये लगेगा कि ये किधर आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, इसकी तरफ, मेरे तरफ, है ना। अब यहां पर जो ऑब्जर्व करेगा, है ना, आप बस में बैठ जाइए, बस में बैठ करके किसी जीप वाले को देखिए, क्योंकि जीप की स्पीड ज्यादा होती है, कार की स्पीड ज्यादा होती है, बस की स्पीड, बस के पीछे बैठ करके हम जब देख रहे होते हैं तो हमको क्या लग रहा होता है, क्योंकि बस भी चल रही है और कार भी चल रही है, मान लो बस की स्पीड कितनी है 60 की और कार की स्पीड है 80 की, तो हमको क्या लगेगा, कार हमारे तरफ कितनी स्पीड से आ रही है, 20 की स्पीड से आ रही है। बात समझ में आ रही? क्योंकि हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, उसमें से घट जाएगी, है ना। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, ए के सापेक्ष बी का वेग कितना होगा। यहां पर रिलेटिव आपेक्षिक वेग की बात कर रहे हैं, तो ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग कितना होगा, कितना होगा 20। यहां पर भी ये देखेगा तो इसको क्या लगेगा कि ये कितनी स्पीड से उसके पास आ रहा है, क्योंकि ये देख रहा है इसकी स्पीड कम है, तो ऑब्वियसली ये इसकी तरफ आते हुए नजर आएगा, और ये देखेगा तो ये इसकी तरफ आते हुए नजर आएगा। बात समझ में आ रही? तो ये जब देखेगा तो ये क्या बोलेगा कि ये इसका जो वेग है वो कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए वेग कितना हो जाएगा 20, क्योंकि ये खुद कितनी स्पीड में है, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये क्या बोलेगा कि बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग, तो जब मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे क्या चाहिए होगा, देखो मैं बोलूंगा बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग, किसका आपेक्षिक वेग, तो मैं किससे पूछूंगा, मैं वेग किससे पूछूंगा, मैं इससे पूछूंगा, इस ऑब्जर्वर से पूछूंगा। यहां दो ऑब्जर्व, रिलेटिव मोशन में या आपेक्षिक वेग में या रिलेटिव सापेक्ष वेग में दो ऑब्जर्वर की आवश्यकता होती है। ऑब्जर्वर मतलब दो व्यक्तियों की, जो दो व्यक्ति अलग अलग प्रेक्षण कर रहे हो, क्योंकि दोनों मोशन में, तो हम इससे पूछेंगे ये चीज। तो यहां पर पूछेंगे कि बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग, तो हम क्या लिखेंगे, ए का वेग माइनस बी का वेग, ए का वेग माइनस बी का वेग। तो ए का वेग कितना, तो मैंने बोल दिया बी ए, और बी का वेग कितना, तो मैंने बोल दिया वी बी। तो यहाँ फाइनली मैं इसको माइनस करूं तो 60 माइनस कितना मिल जाएगा 20, कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इसको ये लगेगा, ये ऑब्जर्वर ये कहेगा कि ये जो ए है वो कितने वेग से आ रहा है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है। क्यों? क्योंकि खुद कितनी की स्पीड में है वो। यदि मान लो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में होता, तब क्या लगता है इसको, 10 किलोमीटर की स्पीड में आ रहा है। बस समझ में आ रही? नहीं आ रही? आई? ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पर क्या पूछे, अब इससे हम पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, बी का वेग पूछेंगे। किससे पूछेंगे? इससे। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ए के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग कितना हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग, तो वी बी, या हम लिखेंगे बी का वेग माइनस ए का वेग। यहां पर इसको हम क्या लिखेंगे, v किसके सापेक्ष, b के सापेक्ष, तो हम यहां पे लिखेंगे बी ए,
ठीक है। तो वी बी ए में हम क्या लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर ए के सापेक्ष लिख रहे हैं तो वी ए। तो बी का वेग कितना होगा, वी बी माइनस वी ए। तो इसको क्या लगेगा कि ये हमारे तरफ आ रहा है क्योंकि इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है, 20 की स्पीड ज्यादा है। तो इसको क्या लगेगा, यहाँ पर जो बैठा रहेगा उसको क्या लगेगा कि ये 20 की स्पीड से कहाँ आ रहा है, हमारे पास आ रहा है। बात समझ में आ रही। जैसे हम एक बस में जाते हैं तो थोड़ा सा समझना है ना, बस में जाते हैं तो बस में बाहर जब हम देखते हैं तो पेड़ पौधे क्या लगता है, पेड़ पौधे किधर जा रहे हैं लगता है, पीछे जा रहे हैं लगता है कि नहीं लगता, वो क्यों लगता है। अच्छा पेड़ पौधे क्या गति कर रहे होते हैं क्या, उनकी स्पीड कितनी होती है, 0 होती है। लेकिन हम क्या बोलेंगे, हमारे सापेक्ष किसका वेग, पेड़ पौधे का वेग। बस समझ में, हम बस में हम जितनी स्पीड से जा रहे हैं हमको पेड़ पौधे भी क्या लगते हैं, उतनी स्पीड से जा रहे हैं लगते हैं कि नहीं लगते। कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। जबकि क्या पेड़ पौधे की कोई वेलोसिटी होता है, पेड़ पौधे का कोई गति कर रहे होते हैं क्या, नहीं, लेकिन हमको ऐसा फील होता है। यही आपेक्षिक वेग है। बात समझ में आ रही, नहीं आई, आगे ठीक है। तो यहां पर ये क्या मिल जाएगा हमको, -20। बात समझ में। तो इस तरह से हम क्या पढ़ते हैं, आपेक्षिक वेग को जानते हैं। ठीक है, तो आपेक्षिक वेग हम किसी के सापेक्ष निकालते हैं। और ये इस तरह का जब हमारे पास कोई कंडीशन आता है, एक कंडीशन हमारे पास ऐसा भी आता है कि पानी इस तरह से गिर रहा है ना, और हमारी गाड़ी ऐसे जा रही है, इधर हम जा रहे हैं, तो छाता हम कैसे रखते हैं, ऐसे रखेंगे कि ऐसे रखेंगे, कि ऐसे सीधे रखेंगे। सीधे रखेंगे तो क्या पानी नहीं आएगा हमारे ऊपर, सोच लो। देखो पानी का वेग इधर, ठीक है, हमारा वेग इधर, ये पानी इधर, हमारा वेग इधर, ठीक है। तो ये देखो ये पानी, तो छाता हम किधर रखते हैं भाई, रिजल्टेंट किधर आएगा रिजल्टेंट जैसे हमारा ये इधर वेग हुआ ना, रिजल्टेंट किधर आएगा, तो ये है। तो हमारे पास रिजल्टेंट मतलब आपका जो छाता होगा वो कैसे होगा, इस तरह का होगा। होता है कि नहीं होता, बात समझ में आ रही नहीं है, ठीक है। तो हम छाते को ऐसे रखते हैं ना, जब हम इधर चल रहे होते हैं तो पानी भले ही ऐसे गिर रहा है लेकिन हम उसको ऐसे रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी वेलोसिटी में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे बेटा, जिसमें हम लोगों को क्या करेंगे, हम लोगों को क्या करना है, आपेक्षिक वेग को समझना है। इज दैट क्लियर। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा आपेक्षिक वेग क्या होता है। तो हम किसी के सापेक्ष किसी के वेग को निकालते हैं तो वो उसका क्या कहलाएगा, आपेक्षिक वेग कहलाएगा, रिलेटिव मोशन कहलाएगा। इज दैट क्लियर। और इसी तरह से आप, ये तो मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया, ये एग्जांपल फाइनली आपको ऐसे लिखेंगे आपेक्षिक। क्लियर है, ठीक है। तो ये नोटेशन का तरीका है और आपेक्षिक इसी तरह से अब हमारा ये पहला चैप्टर जो है इस पॉइंट के साथ, इस टॉपिक के साथ पहला चैप्टर मतलब जो एक विमीय गति है वो क्या होता है, खत्म होता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सदिश और अदिश। तो इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल भी हम देख लेंगे इस चैप्टर में, कुछ न्यूमेरिकल। पहले ये जो वन विमीय गति है उसका कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। यदि आप लोगों को ना समझ में आए तो यू कैन आस्क मी, ओके। आप लोग पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।